लेकिन तुम हो कौन? तुमने बताया नहीं। मैं एक प्राइवेट सुरागरसा हूँ। मैं गौतम की जानिब से शांति के कत्ल के केस पर काम कर रहा हूँ। इस सिलसिले में तुम्हारे दफ्तर आया था कि सहगल से मिलूं। तुमने यह कहा था कि वह बहुत मसरूफ है, आप नहीं मिल सकते। मैं वापस हो गया। हाँ, अब मुझे याद आया, वह बोली। मैं उस वक्त बहुत मसरूफ थी। मैं तुमसे ठीक बात भी न कर सकी थी। तुम्हें नागवार लगा था शायद। हाँ, मैंने इकरार किया। इसकी वजह यह है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि नखरे सहूं, बार बार चक्कर लगाओ। लेकिन तुम मुझे कत्ल करना क्यों चाहते हो? उसने मुझे खौफजदा नजरों से देखा। किसकी इमा पर? क्या बताना पसंद करोगे? इसलिए कि जब मैं दफ्तर आया था तो तुमने मुझे कत्ल कर दिया था, मैंने शोक लहजे में कहा। उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वह सर्द हो रहा था। मैंने कत्ल कर दिया था। उसके चेहरे पर इस्तेजाब फैल गया। उसने कोई तर्रुज नहीं किया, अपना हाथ मेरे हाथ में रहने दिया। दफ्तर में तुम जिस लिबास में थी, जो हालत थी, उसने मुझे कत्ल कर दिया था। उस वक्त भी यह लिबास जिसमें तुम कातिला लग रही हो। ओह, तुम बड़े रंगीन मिजाज कातिल मालूम होते हो, वह कदरे परसुकून लहजे में बोली। तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे किस लिए कत्ल करना चाहते हो। कौन? मैंने मसनूई हैरत से कहा। मैंने ऐसा कब कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करने आया हूँ, कत्ल करना चाहता हूँ? मैंने जुमला बार बार दोहराया। मैं मकतूल हूँ। तुम्हारे हुस्नोशबाब ने कत्ल कर दिया है। मकतूल कहीं कत्ल कर सकता है? अच्छा, अब मैं संजीदा हो जाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें आज रात कत्ल करना है। मेरी इससे यह मुराद थी कि तुम्हें कोई भी कत्ल कर सकता है। उस वक्त तुम यहाँ मौजूद हो। वह खौफजदा लहजे में बोली। तुम जिस इरादे से यहाँ आए, क्या उसे पूरा करोगे? नहीं। मैंने उसके रेशमी बालों को, जो उसकी गर्दन तक बड़ी नफासत से तराशे हुए थे, सहलाते हुए कहा। तुमने मुझे क्या पेशेवर कातिल समझ लिया है? मैं कोई बदजौक नहीं हूँ, रंगीन मिजाज हूँ। जब कोई औरत हश्र-सामानियों के साथ मेरी नज़रों के सामने आती है तो फिर मुझे अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता है। उस वक्त तुम जिस लिबास में हो, उसमें तुम्हारा पुरशबाब गुदाज बदन इसी तरह छलक रहा है जैसे कांच की सुराही में शराब, और तुम शोले जिस्म बनी हुई हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि रात तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारे साथ गुजारूं। हम दोनों के सिवा इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, तन्हाई है, रात है। वह हैरत और खौफ से अचल पड़ी। तुम रात मेरे साथ गुजारोगे? उसकी आवाज हलक में फंस गई थी। तुम अपने घर चले जाओ, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा। इस तरह तुम्हारे जज्बात काबू में रहेंगे। मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं कर सकता। मैंने उसकी उरिया मरमरी कमर में हाथ डालकर क्रीप कर लिया और सरगोशी में कहा। मैं दरअसल तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ। मेरी हिफाजत? उसने हैरान होकर पलकें झपकाईं और फिर गैरकीनी लहजे में बोली। कैसी हिफाजत? क्या कोई खतरा दरपेश है? हाँ, मैंने सर हिला दिया। आज की रात तुम्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। मैं यहाँ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। वह इस तरह से चौंकी जैसे उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया हो और उसका हसीन चेहरा सफ़ेद धुली चादर की तरह हो गया। लेकिन मुझे कौन कत्ल करना चाहता है? उसकी रसीली आवाज कांपने लगी। उसके सारे बदन में झरझरी सी आ गई। मैंने क्या किया? तुम्हें भी इसी तरह कत्ल किया जाएगा जिस तरह शांति को कत्ल किया गया, मैंने कहा। तुमने क्या किया, नहीं किया, यह और बात है। लेकिन मुझे कौन और क्यों कत्ल करना चाहता है? उसने सरासिमा होकर अपना सवाल दोहराया। तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? किस लिए छिपा रहे हो? तुम वक्त आने पर कातिल को देख लेना। मैं किसी वजह से तुम्हें बताना नहीं चाहता, इसलिए कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, मैंने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मेरे कातिल हो? वह दहशतजदा लहजे में बोली। तुम मुझे कत्ल करने आए हो, फ्रेब दे रहे हो। अगर मैं तुम्हें कत्ल करने आया होता तो किस बात का इंतजार करता? मैं सबसे पहले तुम्हारी इज्जत से खेलता, फिर तुम्हें मौत की नींद सुलाकर चला जाता। कातिल ऐसे कामों में देर नहीं करते। मैंने उसका रुखसार थपथपाया, फिर उसे समझाने लगा। तुम अपनी ख्वाबगाह में जाओ, इत्मीनान से कपड़े तब्दील कर लो, लेकिन ऐसा लिबास नहीं पहनना कि मर्द के जज्बात बेकाबू हो जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना। किस बात का? उसने घबराकर पूछा। उसकी पेशानी अरकालूद हो गई। दरवाजे पर दस्तक हो या इत्तिलाई घंटी बजे,
मैंने उसे ताकीद करते हुए कहा, तुम गुसलखाने में जाकर छिप जाना, उन लोगों के सामने नहीं आना। सारा मामला मैं खुद निबट लूंगा, तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम दरवाज़ा न खोलना। वह इत्तिलाई घंटी बजाब जाकर वापस चले जाएंगे, कहेंगे कि मैं नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कातिल से सामना हो। मैंने कहा, तुम्हें मेरी बात की सच्चाई का अंदाजा हो, वरना तुम मुझे कातिल समझोगी। जब वह अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ी तो उसके पैर कांप रहे थे, उसकी हालत गैर हो रही थी। वह डगमगाते कदमों से शराबियों की तरह चल रही थी। जब वह कपड़े बदल कर आई तो मैंने किचन में जाकर व्हिस्की की बोतल निकाली, उसे एक पेग पिलाया तो उसकी हालत कदरे संभल गई। रात का 1 बज रहा था। हम दोनों मुलाकाती कमरे में बैठे कातिल का इंतजार कर रहे थे। रेखा खौफजदा और हरासा थी। उसके सीने का मदोजर बता रहा था कि उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा है, उसके काबू में नहीं आ रहा है। हर आहट पर वह चौंकसी जाती थी। वह अपना खौफ कम करने के लिए मेरे बाजुओं में समाई हुई थी। मैं उसके बालों को सहलाकर उसका खौफ कम कर रहा था। ठीक 1:10 पर बाहर के दरवाजे का हैंडल गैरमहसूस अंदाज से घूमने लगा। हमने न तो अंदर से चटखनी लगाई थी और न ही दरवाजा मुकफल किया था। कातिल के लिए आसानी फराहम कर दी थी। रेखा एकदम से अचल पड़ी, मेरी आगोश से निकलकर खड़ी हो गई और अपने ब्लाउज के गरेबान में से पिस्तौल निकाल लिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे ख्वाबगाह के गुसलखाने में ले जाकर छिप जाने का इशारा किया। फिर वह बड़ी तेजी से ख्वाबगाह में चली गई। कुछ सेकंडों के बाद दरवाजा खुला। एक मुसल्लह नकाबपोश कमरे में दाखिल हुआ। वह मुझे देखकर इस तरह चौंका जैसे सांप देख लिया हो। उसने मुझे पिस्तौल के निशाने में लेते हुए इधर उधर देखा और फिर अंदर की तरफ झांका, किचन की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, रेखा कहाँ है? क्या वह बेडरूम में सो रही है या अभी पार्टी से नहीं लौटी है? लेकिन वह पार्टी से बहुत पहले चली गई थी। यह मुतरन्निम नस्वानी आवाज थी। वह किसी कदर चौकन्ना और होशियार नजर आ रही थी कि कहीं मैं उठकर उसे दबोच न लूं। कौन रेखा? मैंने कहा। वह अपने बॉस सहगल के साथ किसी होटल में ऐश कर रही है। दोनों अपनी रात रंगीन कर रहे हैं। क्या? उसके नाजुक और मरमरी हाथ ने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। यह बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल सच अर्ज कर रहा हूँ, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा। वह 2 अरमान भरे दिल है, जवान है और फिर वह, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, उसने दरमियान में कहा। उसकी निगाहें मुतलशी थीं और जैसे मेरी बात का यकीन नहीं आया था। वह कुछ सेकंडों तक मुतजब्जुब रही। उसकी आंखें नकाब के अंदर चमक रही थीं। उसके हाथों में काले दस्ताने नए और खूबसूरत से दिखाई देते थे। वह बड़ी मशकूक सी नजर आ रही थी, कुछ कहने का सोच रही थी। क्या तुमने यह दस्ताने आज ही खरीदे हैं? मैंने खुशकुन लहजे में पूछा। बड़े खूबसूरत और कीमती मालूम होते हैं। वह मेरी आवाज सुनकर चौंकी। तुम कौन हो? उसने तेजोतुंद लहजे में पूछा। मैं एक इंसान हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं कोई बदरूह नहीं हूँ, घबराओ नहीं, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम रेखा के फ्लैट में इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने मुझे कहरालूद नजरों से घूरा, जैसे कचा चबा जाएगी। मैं रेखा के इंतजार में जाग रहा हूँ। वह बहुत हसीन है। मैं भी सहगल की तरह उसके साथ वक्त गुजारी करना चाहता हूँ। क्या तुम गधे हो? वह जलाकर बोली। यह पिस्तौल नहीं देख रहे हो? इसमें 6 गोलियां भी है। मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगी। कत्ल करने वाला कत्ल करने से पहले न तो वार्निंग देता है और नहीं धमकियां। इस शुभ काम में देर क्यों कर रही हो? सच सच बताओ, कमीनी रेखा कहाँ है? उसने भरकर पूछा। तुमने नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हारा किस्सा पाक करके चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया है तो ऐसा करो कि होटल पाम रोज टेलीफोन करो। मैंने कहा। वह कमरा 215 में शाम से मौजूद है। वह चकरासी गई। वह अंदर ही अंदर जैसे उलझ सी गई थी। वह गड़बड़ाकर बोली, यह क्या चक्कर है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कामनी डियर, मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे मुखातिब किया। यह मामला अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम क्यों रात खराब कर रही हो? कौन कामनी? वह टपटाकर बोली, फिर हैरत से अचल पड़ी। उसके हाथ से पिस्तौल छूटते छूटते बचा। मैं कामनी नहीं हूँ, तुम 100% कामनी हो। मैंने कहा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। मैंने जिंदगी में आज तक किसी से धोखा नहीं खाया।
तुम्हें गलतफहमी हुई है। वह फनकारी फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने अपने बारे में नहीं बताया, आखिर कौन हो तुम? मैं तुम्हारा सगा हूँ, मैंने शोखी से कहा। हैरत है कि तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया। अब तुम अपने सगों को भी नहीं पहचानती हो, सगे हो या सौतेले, यह तो बाद में बताऊंगी। वह बर्फरोख्ता हो गई। तुम झूठ बोल रहे हो कि रेखा सहगल के साथ गई है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आखिर तुम्हें मेरी बात का यकीन किस लिए नहीं आ रहा है? यकीन कर लो ना जाने मन, मैं इस बात का कैसे यकीन कर सकती हूँ कि। उसने कुछ सोचते हुए अपना फकरा नामुकम्मल छोड़ दिया। सुनो कामनी, तुम मेरी बात गौर और ध्यान से सुनो। तुम एक समझदार लड़की हो। तुम जिसके इशारे पर संगीन जुर्म करने जा रही हो, वह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। इस चालबाज के फ्रेब में न आओ। मैं कामनी नहीं हूँ, उसने फर्श पर पैर पटककर हजानी लहजे में कहा। पता नहीं क्यों तुमने कामनी कामनी की रट लगा रखी है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा बदन और तुम्हारी हरकतों की नात, सब मिलकर कह रहे हैं कि तुम कामनी हो। मैंने धीमे लहजे में कहा। तुम एक शख्स के कहने पर रेखा को कत्ल करने आई हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ देर, बल्कि कुछ लम्हात में पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। मैं तुम्हें एक ऐसे खतरे से आगाह कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। पुलिस? कामनी ने बिजली किसी सूरत से घूमकर बाहरी दरवाजे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ घूम गई। पुलिस क्यों आएगी? सहगल पुलिस को यह इत्तिला देगा कि तुम रेखा को कत्ल करने की गर्ज से उसके फ्लैट में गई हो। मैं उसे समझाने लगा। तुम एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो और रेखा को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे डरा रहे हो। उसके लहजे में खौफ समट आया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास गया। तुम ताखीर मत करो, जल्दी से यह लिबास उतारकर कोई और लिबास पहन लो। तुम एक सीधी सादी लड़की हो, बहुत भोली भी हो। सहगल तुम जैसी लड़कियों को फांसता फिरता है। मैंने उसका रुखसार थपथपाया। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। वह अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और पिस्तौल गोद में रख लिया। मैं पागल हो जाऊंगी। रेखा, रेखा। मैंने रेखा को आवाज दी तो वह कुछ लम्हों के बाद अंदर से निकल आई। उसने नकाबपोश को देखकर उस पर पिस्तौल तान लिया। यह तुम्हारी दोस्त कामनी है, मैंने रेखा को समझाते हुए कहा। तुम इसे अंदर ले जाकर जल्दी से कपड़े तब्दील कराओ, इसलिए कि पुलिस आती ही होगी। इसे कोई सा भी लिबास दे दो। कुछ देर बाद सारा मामला तुम दोनों की समझ में आ जाएगा। कामनी ने अपने चेहरे से नकाब उतारा तो रेखा मुठभेड़ होकर उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं आया था कि कामनी इस तरह आ सकती है। जल्दी करो, मैं जोर से चीखा। यह वक्त सोचने और हैरान होने का नहीं है। एक एक लम्हा बहुत कीमती है। वह दोनों तेजी से अंदर चली गईं। कामनी जब लिबास तब्दील करके आई और सोफे पर बैठी तो दरवाजे पर बड़े जोर की दस्तक हुई। देखो, पुलिस आई है, मैंने रेखा से कहा। तुम उठकर दरवाजा खोलो, इसलिए कि तुम इस फ्लैट की मालिक हो। दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर और उसके दो साथी, जो मुसल्लह थे, बिजली की सी तेजी से अंदर घुस आए। इंस्पेक्टर ने रेखा को पहचानकर इत्मीनान का सांस लिया। फिर उसने मुझे और कामनी को देखकर रेखा से पूछा, मिस रेखा, यह कौन लोग हैं? यह दोनों मेरे दोस्त हैं। रेखा ने हमारी तरफ पलटकर देखा और जवाब दिया। लेकिन इतनी रात गए आप लोग क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने हमारी तरफ मशकूक नजरों से देखा। खैरियत तो है ना, मिस रेखा? चूंकि हम तीनों बचपन के दोस्त और हम जमात रहे हैं और एक अरसे बाद मिले हैं, इसलिए फिर उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। उसने इतना कहकर सुकून का सांस लिया। हम तीनों थोड़ी देर पहले ही फिल्म और डिनर से लौटे हैं। ओह, यह बात है, इंस्पेक्टर ने कहा। उसने भी जैसे सुकून का सांस लिया था कि वह इतनी रात चक्करों से बच गया। इंस्पेक्टर, रेखा ने उसकी तरफ मसनूई हैरत से देखा। खैरियत तो है। आप इतनी रात मेरे फ्लैट पर किस लिए आए हैं? खैरियत ही नहीं थी, इंस्पेक्टर ने हंसकर जवाब दिया। 10 मिनट कबल आपकी बिल्डिंग से एक फोन आया था। किसी गुमनाम शख्स का था। उसने इत्तिला दी थी कि आपके फ्लैट में एक मुसल्लह नकाबपोश, जो सियाह रंग के लिबास में मलबूस है, आपको कत्ल करने के इरादे से आपके फ्लैट में घुसा है। मैं आपका नाम सुनकर बहुत परेशान हुआ था। फिर मैंने खामोशी से मुहासिरा कर लिया ताकि सारी बिल्डिंग जाग न जाए और कातिल हमारी बू पाकर भाग न जाए। शुक्र है कि इत्तिला गलत साबित हुई और आप महफूज भी है। किसी ने आपके साथ संगीन मजाक किया है? रेखा बोली,
न जाने लोग इतनी रात गए आप लोगों को क्यों तंग और परेशान करते हैं। काश वह मरदूत हाथ लग जाए, हम भी क्या करें, इत्तिला पर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर ने झारखंड लहजे में कहा, आप कुछ पीना पसंद करेंगे? रेखा बोली, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं, आज गर्मी भी बहुत। आप कुछ पीना पसंद करेंगे? रेखा बोली, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है। नहीं शुक्रिया, इंस्पेक्टर ने बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, हम लोग ड्यूटी पर है, फिर किसी वक्त झमत दूंगा। इंस्पेक्टर अपने साथियों को लेकर फ्लैट से बाहर निकल गया तो रेखा ने आगे बढ़कर दरवाजा मुकफल कर दिया। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर मैंने सुकूत को तोड़ते हुए उन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, सहगल तुम दोनों को फंसवाना चाहता है क्योंकि तुम दोनों से जी भर के खेल चुका है, बेजार और आजिज आ गया है। अब उसे तुम दोनों में कोई कशिश नजर नहीं आती है। उस जलील और कमीने ने मुझसे अगले महीने शादी करने का वादा किया था। कामनी गुस्से से कांपकर नफरत भरे लहजे में बोली, हरामी की औलाद, तुम एक सीधी सादी और भोली लड़की हो, वह तुम दोनों से जी बहलाकर उकता चुका है। एक बात याद रखो, शादी से पहले जो औरत मर्द को अपना सब कुछ सौंप देती है, फिर वह उससे शादी नहीं करता। उसने तुम्हें बहला फुसलाकर रेखा के कत्ल पर आमादा कर लिया था। कामनी, किस कदर दुख और अफसोस की बात है कि तुम मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गई थी। रेखा ने उसकी तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो रेखा। कामनी ने अपना सर झुका लिया, उसके चेहरे पर नादामत की सुर्खी फैल गई। वह ब्लैकमेलर है, उसने एक तरह से ब्लैकमेल किया, इस वजह से मैं मजबूर हो गई थी, वरना मैं तो तुम्हें कत्ल करने का सोच भी नहीं सकती थी। अब हम क्या करें? रेखा ने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मेरा जहन माऊफ होकर रह गया है। तुम क्या कहते हो? इंतजार करो, मैंने जवाब दिया। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक दिन और एक रात की बात है। वह कानून से बच नहीं सकता। वह तुम्हें किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है? रेखा ने कामनी से हैरत से पूछा। तुमने मुझे भी नहीं बताया, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं? उसे मेरी माजी की एक फिल्म हाथ लग गई है, कामनी ने जवाब दिया। सरोजनी से जब मेरी नई नई दोस्ती हुई थी और मैं शो बिजनेस की दुनिया में जाने के लिए तड़प रही थी, सरोजनी ने मुझे इशारे किनायों में बताया था कि मैं उस दुनिया में न जाऊं। यह गंदगी की दलदल है, जो इसमें एक मर्तबा गिर जाता है वह निकल नहीं पाता है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। उन दिनों सहगल ने एक फिल्म का ऐलान किया था। उसके हिदायतकार ने मेरी अदाकारी का इम्तिहान लिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस सूरत में चांस दे सकता हूं कि तुम मुझे खुश कर दो। सरोजनी ने मुझसे कहा था कि फिल्म और ड्रामे में तुम्हें उस वक्त तक चांस नहीं मिल सकता तावक्ती कि तुम फिल्मसाज और हिदायतकार और जाने किस किस को खुश करो। मैंने हिदायतकार की बात मान ली। उसने उस कमरे में जहां पर रात गुजारी वहां खुदकार खुफिया कैमरा नस्ब कर रखा था। कुछ दिनों बाद वह हिदायतकार बिकसरत शराबनोशी से मर गया। मुझे खबर नहीं थी कि मेरी ममनुआ फिल्म बनी हुई है। वह फिल्म किसी तरह सहगल के हाथ लग गई है। उसने फ्रेब और उस फिल्म से मुझे कठपुतली बना लिया और तुम्हें कत्ल करने पर आमद किया। तुम दोनों किसी बात की चिंता न करो, मैंने दिलासा देते हुए कहा। तुम दोनों मेरा यह मंसूबा गौर और ध्यान से सुनो। जारी है।